जी, आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं अपने। आज अपने राजस्थान की हस्तकलाएं पढ़ते हैं, हैंडीक्राफ्ट पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्री के अंदर ही आता है। कभी कभी संभावना रहती है कि वो मेंस के अंदर भी पूछ लेते हैं, पर ज्यादातर संभावना प्री के अंदर आने की रहती है। पिछली बार जैसे मुझे याद है, उन्होंने टेराकोटा पूछ लिया था, टेराकोटा मेंस के अंदर पूछ लिया था। थेवा कला, एक तो बेसिकली दो चीज देखने वाली होती है हस्तकला में, कि एक तो क्या है और एक कहाँ की फेमस है, और उसमें भी कहाँ की फेमस है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके अंदर। थेवा कला क्या है, ये यदि आप मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा कि कांच पर सोने की कारीगरी, गोल्ड वर्क ऑन ग्लास, कांच पर जो सोने की कारीगरी की जाती है उसको थेवा कला कहते हैं। हम कहते हैं कि कांच ज्यादातर मामलों में हरे रंग का लिया जाता है, बेल्जियम कांच बोलते हैं उसको। हरे रंग का बेल्जियम कांच यूज में लिया जाता है। इसका जो मुख्य केंद्र है वो है आपके प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो थेवा कला के अंदर सिद्धहस्त है। नाथूजी सोनी ने शुरू किया था इसको। नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक है। अच्छी हस्तकलाएं वगैरह होती है तो भारत सरकार सम्मानित करती है, पद्मश्री वगैरह दिए जाते हैं। यहीं के एक महेश राज सोनी हैं जिनको पद्मश्री मिला हुआ है। महेश राज सोनी को पद्मश्री मिला हुआ है। इसी परिवार के एक में गिरीश कुमार, जिनको राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था इस चीज के लिए, थेवा कला के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और एक बंदे हुए जस्टिन वकी, जिन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय करवाया था। बाहर वो लेके गए थे इसको। वो सोनी परिवार से नहीं है भाई, ध्यान रखना, सोनी परिवार से। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई थी। बनाते क्या है, तो आभूषण बनेंगे। सुनार के पास तो और क्या बने भाई, आभूषण ही बने। बेसिकली मुख्यतः आभूषण बनाए जाते हैं। तो थेवा कला क्या है, तो कांच पर सोने की कारीगरी की जाती है। हरे रंग का बेल्जियम कांच इसके अंदर यूज में लिया जाता है। प्रतापगढ़ इसका मुख्य केंद्र है, जहां नाथूजी सोनी ने इसको शुरू किया था। महेश राज सोनी को इसके लिए पद्मश्री मिला हुआ है। गिरीश कुमार सोनी को इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। जस्टिन वकी ने इसे इंटरनेशनल लेवल पर लोकप्रिय करने का प्रयास किया था। ये अपनी थेवा कला होती है। और आभूषण बनाए जाते हैं, महिलाओं के आभूषण वगैरह बनते हैं। बड़ी जोरदार सी बात कैसा कहा जाता है कि ये थेवा कला वाले जो है ये महिलाओं को नहीं सिखाते, केवल पुरुष। तो महिलाओं का डर लगता है कि यदि बेटी को सिखा दी तो ससुराल जाके बता देगी, बीननी को सिखा दी तो पीहर जाके बता देगी। तो केवल पुरुषों को आते हैं, महिलाओं को नहीं आती ये चीजें। ये थेवा कला है। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, देखिए हरा रंगी दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर, तो हरे रंग के बेल्जियम कांच के ऊपर ये सोने का मढ़ा हुआ है, सोना उसके अंदर सोने की कारीगरी की गई है। ये थेवा कला का एग्जाम्पल है अपने साथ। मीनाकारी, मीनाकारी क्या होती है, मीनाकारी एक तरीके से सोने की जड़ाई है। अपने आप में सोने में रंग भरा जाता है, सोने में रंग भरने की कला है। सोने में रंग भरने की कला। एक याद ही रखना आप हमेशा, जेम्स एंड ज्वेलरी का दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर जयपुर है। जयपुर से अच्छी जेम्स एंड ज्वेलरी का काम कहीं पर नहीं होता है। तो मीनाकारी का भी मुख्य केंद्र कौन सा हो गया, जयपुर। कहते हैं राजा मानसिंह इसके कलाकारों को लाहौर से लेके आए थे। सरदार जी है, राजा मानसिंह के टाइम में ये लोकप्रिय हुई थी और इसके कलाकारों को लाहौर से बुलाया गया था। ये मीनाकारी होती है आपके, सोने में रंग भरने की कला है। सोने में रंग भरा जाता है, अलग अलग डिजाइन बनाई जाती है, वो आभूषण वगैरह बनते हैं। जयपुर इसका मुख्य केंद्र है। मानसिंह के टाइम में लाहौर से इसके कारीगरों को बुलाया गया था। कुदरत सिंह को इसके लिए पद्मश्री मिला हुआ। कुदरत सिंह है वो इसके लिए पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं। ये भाई आपके मीनाकारी का
डिजाइन है, देख सकते हैं आप, अलग अलग रंग दिए हुए हैं मीनाकारी के, उसके अंदर सोने में अलग अलग रंग है। कुदरत सिंह जी मीनाकारी बनाते हुए आप देख सकते हैं, उधर उनको राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे हैं पद्मश्री के लिए, ये कुदरत सिंह जी बैठे हुए हैं। टेराकोटा, वैसे बेसिकली टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियां। मिट्टी की जो मूर्तियां होती है उनको टेराकोटा कहा जाता है। तो मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती है, खिलौने भी बनाए जाते हैं, आभूषण भी बनाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक तो मिट्टी और एक गोबर का लेप लिया जाता है और इसको लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाया जाता है और पका के उसकी मनचाही आभूषण वगैरह, मूर्तियां वगैरह, खिलौने वगैरह जो भी हो, आभूषण तो क्या सजावटी सामान, मूर्तियां, सजावटी सामान आदि बनाए जाते हैं। इसका जो मुख्य केंद्र है वो राजसमंद में एक जगह पड़ती है मोलेला। मोलेला सबसे मुख्य केंद्र। आप सिंपली कभी लिखना हो तो आप लिखिए कि मिट्टी को पकाकर उसके सजावटी सामान तथा मूर्तियां इत्यादि बनाए जाते हैं। इसमें मिट्टी तथा गोबर को मिलाकर उसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाया जाता है, तो बहुत पक्की सी हो जाती है, टूटते नहीं है वो जल्दी इतने। मोलेला राजसमंद में एक जगह है। इस मोलेला राजसमंद जो जगह है, यहाँ की टेराकोटा सबसे फेमस टेराकोटा है और यहीं के मोहनलाल जी हैं जिनको इसके लिए पद्मश्री मिला हुआ है। मोहनलाल जी इसके पद्मश्री विजेता है। एक जालोर में गांव पड़ता है हरजी, ये भी इसका एक मुख्य केंद्र है और यहाँ पर वो देवताओं के घोड़े बनते हैं, मिट्टी के देवताओं के घोड़े बनते हैं। गांव में अक्सर गोगा जी के घोड़े, रामदेव जी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं मंदिरों में, तो देवताओं के घोड़े यहाँ पर बनते हैं। ये दो सेंटर, मुख्य सेंटर मानना आप, तो मोलेला और एक हरजी जो है। मोलेला के मोहनलाल जी को इसके लिए पद्मश्री मिला हुआ है। हरजी जालोर में पड़ता है जहां पर देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। टेराकोटा आप देख सकते हैं मिट्टी में किस प्रकार से डिजाइन बना दी गई है, सजावटी सामान वगैरह बनाए गए उनके, तो टेराकोटा है। मोहनलाल जी, उधर प्रतिभा पाटिल उनको पद्मश्री दे रहे हैं, इनके पीछे टेराकोटा के एग्जाम्पल रखे हुए हैं। ये मोहनलाल जी जिनको पद्मश्री मिला हुआ। ब्लू पोट्री, नाम से पता चलता है, ब्लू मतलब नीला, पोट्री मतलब बर्तन, नीला बर्तन। चीनी मिट्टी के जो सफेद बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के जो सफेद बर्तन होते हैं उन पे नीला रंग किया जाता है। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पे नीला रंग किया जाता है, तो वो नीले रंग के बर्तन हो जाते हैं, तो ब्लू पोट्री बोलते हैं। राम सिंह सेकंड जयपुर में राजा हुए थे। राम सिंह सेकंड के टाइम में लोकप्रिय हुई थी जयपुर में, तो जयपुर इसका मुख्य केंद्र है। कहते राम सिंह जी ने दो कारीगरों को, एक कारीगर का नाम था चूड़ामन, एक कारीगर का नाम था कालू। जैसे कालू हो जाएगा अपने बोले तो कालू हो जाए। इन दोनों को दिल्ली भेजा था। दिल्ली में कारीगर हुआ करता था भोला, उस भोला नाम के कारीगर के पास भेजा था कि वहां से ट्रेनिंग लेके आओ यार। तो चूड़ामन और कालू दिल्ली गए भोला नामक कारीगर के पास और उससे ट्रेनिंग लेके आए थे कि ब्लू पोट्री किस प्रकार बनाई जानी चाहिए। तो ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र जयपुर है। राम सिंह सेकंड के टाइम में जयपुर में लोकप्रिय हुई। कालू और चूड़ामन को इसके लिए दिल्ली भेजा गया था और चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पे नीला रंग करके ब्लू पोट्री बनाई जाती है। बाद में इसके बहुत फेमस कलाकार हुए, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत इसके एक मुख्य कलाकार है। कृपाल सिंह जी के लिए कहते हैं, कृपाल सिंह जी ने कहा कि वाई शुड ओनली ब्लू कलर है ऑल द फन, कि सारे के सारे मजे ब्लू कलर ही क्यों ले, बाकी वाले कलर का भी यूज किया जाना चाहिए। और कृपाल सिंह जी ने ब्लू के अलावा 25 अन्य रंगों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था, जो बाद में ब्लू पोट्री की कृपाल शैली कहलाती है। कि भाई ब्लू पोट्री क्यों, ब्लू पोट्री में ब्लू रंग क्यों ले जाए, बाकी कर लो अपने, तो अन्य रंग यूज में लेने शुरू किए, तो कृपाल शैली कहलाती है। और कृपाल सिंह जी को इस ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री मिला हुआ है। मैं यही चलते में एक बात बता दूंगी, ब्लैक पोट्री यदि कहीं की फेमस है तो वो कोटा की।
ब्लैक पोट्री कहीं की फेमस है तो वो कहाँ की है? कोटा। तो ब्लू पोट्री फेमस है अपने जयपुर की, ब्लैक पोट्री फेमस है अपने कोटा की। थोड़ा अलग से याद रख लेना एक। ठीक है, कितने सुंदर से बर्तन है, नीले रंग के एकदम, ब्लू पोट्री के उदाहरण कृपाल सिंह। इधर उनका कोई फोटो है, इधर वो ब्लू पोट्री की डिजाइनिंग बना रहे हैं, तो आप दोनों देख सकते हैं। बादले, बर्तनों की बात आई तो वापस जिंक के बर्तन होते हैं, जस्ते के बर्तन है, वास्तव में जिंक के बर्तन है, जिन पर चमड़े की अथवा कपड़े की परत चढ़ाते हैं। चमड़े अथवा कपड़े की परत चढ़ा दी जाती है। काम क्या आता है? तो पानी ठंडा रहता है। तो पानी ठंडा रखने के लिए जिंक के बर्तन या जस्ते के बर्तन होते हैं, जिन पर चमड़े अथवा कपड़े की परत चढ़ाई जाती है। मुख्य जो केंद्र है वो जोधपुर है। एक और बात याद रहे कि जस्ते का जब जिक्र है, जिंक का जब जिक्र है, तो जस्ते की मूर्तियां भी जोधपुर में बहुत अच्छी बनती है। ये भी कोई पूछ ले कभी कि जस्ते की मूर्तियां अच्छी कहां पर बनती है, तो जस्ते की मूर्तियां जो अच्छी है वो आपके जोधपुर में बनती है। जस्ते की मूर्तियां बनती है यहाँ पर अच्छी। मुझे याद आता है, दिलीप सर अक्सर एक किस्सा सुनाते रहते हैं कि दिल्ली पढ़ा करते थे और मकान मालिक आया एक दिन और उसने पूछा कि तुम लोग कहाँ के हो, तो कि हम जोधपुर के। और वो बड़ा राजी, अरे जोधपुर क्यों यार, जोधपुर से आते टाइम मेरे लिए जस्ते की मूर्तियां लेके आना, कितनी अच्छी मिलती है ना जोधपुर में, फेमस है वो तो पूरे जोधपुर की। सर हमें बताते रहते हैं कि मुझे उसी दिन पता चला कि जोधपुर में जस्ते की मूर्तियां भी मिलती है। घर को जोगी जोगणों आन गांव को सिद्ध। अक्सर हम खुद की चीजों के बारे में नहीं जानते, दूसरे लोग होते हैं अपनी चीजों के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो बादल है, जिंक के बर्तन है जिन पर चमड़े अथवा कपड़े की परत चढ़ा दी जाती है, पानी ठंडा रहता है इनके अंदर। जस्ते की मूर्तियां भी जोधपुर में अच्छी बनती है। ये बादल की एक डिजाइन है, बर्तन है, जस्ते का बर्तन है एक। तार कसी, नाम से पता चलता तार कसते हैं। चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं। चांदी के पतले तारों से क्या बनाए जाते हैं? आभूषण। सबसे मुख्य सेंटर इसका कोई है तो वो है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा इसका मुख्य सेंटर है, इतनी याद रखने वाली बात है। चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं और नाथ द्वारा इसका मुख्य केंद्र है। ये तारकसी का एक एग्जाम्पल है। कोफ्तगिरी, देखो हम मैंने शुरू में बताया कि कांच में सोने का काम कहलाता है आपका थेवा कला, लोहे में सोने का काम, लोहे में सोने की कारीगरी कोफ्तगिरी कहलाती है। मुख्य सेंटर आपको यदि मिलेंगे तो जयपुर और अलवर। आपको लगता होगा सर लोहे में सोने का काम कैसे करते हैं? तलवार होती है अपनी, तलवार, तलवार लोहे की होती है, ऊपर की जो मूठ होती है जहां से अपने पकड़ते हैं उसको सोने का बना देते हैं, तो लोहे पे वो सोने की डिजाइनिंग हो जाती है, तो वो कोफ्तगिरी का एग्जांपल है। यही मैं कहूं यदि पीतल पे सोने का काम कर दिया जाए, पीतल पर सोने की कारीगरी कर दी जाए, ब्रास पे गोल्ड वर्क कर दिया जाए, तो वो कहलाती है तहनीसा। दोनों एक साथ याद हो जाएगी, इस बहाने ये भी याद कर लेना, ये तहनीसा कहलाती है। और तहनीसा के भी मुख्य सेंटर ये दोनों ही है। जयपुर और अलवर इसके भी मुख्य सेंटर है, तहनीसा के भी मुख्य सेंटर है। कोफ्तगिरी का एग्जांपल भाई ये देख लो आप, तलवार वाला एग्जांपल इन्होंने दिया, देख लो। अब ये रंगाई छपाई के आगे अजरक प्रिंट, बाड़मेर का बहुत फेमस प्रिंट है, जिसमें बेसिकली नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। नीला होता है, लाल रंग भी होता है। ये ज्यादा बनाते हैं, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, ये जो ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग की जाती है। कहते हैं ये टर्किश स्टाइल है, ये तुर्की शैली से प्रभावित है।
बाड़मेर में प्रसिद्ध है, नीला व लाल रंग यूज में लिया जाता है। ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं इसमें, तुर्की शैली से प्रभावित है। आप देख सकते हैं बेसिकली ज्यादातर जो आपके नीला रंग यूज के अंदर लिया हुआ है इसके अंदर, और इस साइड साइड में तो ये आकृतियां वृत्त जैसी सी कुछ आकृतियां ये जो बनी हुई है आपके, तो ये आपके अजरक प्रिंट है। मलीर वापस बाड़मेर का फेमस है। या तो काला रंग यूज में लेते हैं या कत्थई रंग यूज में लेते हैं, कत्थे जैसा रंग। दो ही बातें याद रखनी कि काला व कत्थई रंग यूज में लिया जाता है, और बाड़मेर का फेमस है ये भी। अब वापस देख रहे हैं ये जो है कत्थई जैसा रंग सही है कुछ ये, तो ये आपके मलीर प्रिंट का एक एग्जांपल है। सांगानेरी प्रिंट नाम से पता चलता है सांगानेर का है। काला और लाल रंग यूज में लेते हैं। एक व्यक्ति जिन्होंने इसको लोकप्रियता दिलाई उनका नाम है मुन्ना लाल गोयल। ये ध्यान रखना, कोई पूछ ले कि भाई इसको लोकप्रियता दिलाने वाले कौन थे, तो लोकप्रियता दिलाने वाले कौन थे, तो मुन्ना लाल गोयल है जिन्होंने सांगानेरी प्रिंट को लोकप्रियता दिलाई थी। काला और लाल रंग यूज में लेते हैं ये सांगानेरी प्रिंट। अब अलग अलग कलर खूब आने लगे दूसरे, तो अब इसमें तो दूसरे कलर दिखाए में देखो फोटो के अंदर। बाकी बेसिकली जो मुख्य रंग होता है वो काला और लाल होता है इनके। बगरू प्रिंट प्राकृतिक रंगों का यूज करते हैं। कलर तो कोई ले लें पर नेचुरल कलर होंगे, हम कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं करेंगे। साइडों में बेल बुंटे बनाएंगे, जैसे वो ज्यामितीय अलंकरण बनाते हैं ये लोग बेल बुंटे बनाते हैं। बगरू का ही फेमस है, बगरू जयपुर में पड़ता है। देख सकते हैं आप बेल बुंटों का प्रयोग किया हुआ इसके अंदर, नेचुरल कलर यूज के अंदर लिए जाते हैं। बगरू का फेमस है, तो बेल बुंटों वाला कौन सा है, तो ये बगरू प्रिंट ध्यान रहे। दाबू प्रिंट नाम से पता चलता है कि जब कपड़े को रंगना है तो कपड़े को कुछ स्थानों से दाब दिया जाता है, दाब देते हैं कपड़े को। तो जहां से दाब दिया कपड़े को वहां पे तो रंग लगेगा नहीं, बाकी जगह रंग लग जाएगा। दाबने के लिए अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं, मिट्टी से दाबते हैं, कई जगह मोम से दाबते हैं, कई जगह गेहूं का बिंधन जो होता है उससे दाबते हैं। पर कपड़े को दाब के रंगा जाता है। मुख्य केंद्र एक तो ये जो मोलेला के आपके चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है अकोला, वहां का दाबू बहुत अच्छा होता है। हालांकि वहां के दाबू के अलावा एक प्रिंट हम आगे और पढ़ेंगे, आजम प्रिंट और होता है वहां का, पर ये दाबू भी होता है। सवाई माधोपुर में होता है। बालोतरा बाड़मेर में होता है। तो अलग अलग जगह पे दाबू प्रिंट फेमस हुआ भाई आपके। तो अकोला चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में, बालोतरा में मिट्टी मोम या गेहूं का बिंधन के साथ में दबा के कलर किया जाता है। ये दाबू प्रिंट के अलग अलग एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल दिए हुए, किस प्रकार से क्या काम करता है वो और बताया हुआ इसमें। बंदेज दाब के रंगा जाए तब तो दाबू, बांध के रंगा जाए तो दहेज। तो कपड़े को बांधते हैं तो अंदर वाली जो साइड जहां से बंधा हुआ होगा वहां पे तो कलर चढ़ेगा नहीं, बाकी जगह कलर चढ़ जाएगा, तो बांध के रंगते हैं। बांधो और रंगो, बांधो और रंगो तो बोलते हैं टाई एंड डाई। टाई एंड डाई कहा जाता है इसको, बंद और रंगो कहा जाता है। जयपुर इसका मुख्य केंद्र है। सबसे मुख्य केंद्र कौन सा है इसका? जयपुर। जयपुर मुख्य केंद्र है इसका। बंदेज का प्रिंट है ये आपका। लहरिया, लहरिया आप जानते हो, मेरे बताने की आवश्यकता है नहीं ज्यादा, जयपुर का फेमस है लहरिया भी। केवल अब तो नाम नाम है इनके, कहां का फेमस है ये लहरिया प्रिंट। कोटा डोरिया ये एक अलग चीज है, कोई कपड़ों का एक प्रकार होता है कोटा डोरिया भी। दो मुख्य सेंटर है, एक तो कोटा में एक जगह पड़ती है कैथून, एक 12 में जगह पड़ती है मांगरोल। दो जगह का फेमस है भाई कोटा डोरिया। कहते जालिम सिंह झाला जो थे वो एक कारीगर को लेके आए थे और कारीगर का नाम था मंसूर अहमद।
हैदराबाद से। तो मंसूर अहमद ने इस कला को शुरू किया था, इसलिए इस कला का एक नाम और पड़ा, मंसूरिया कला। तो कोटा डोरिया को मंसूरिया कला भी कहा जाता है, मंसूरिया आर्ट भी कहा जाता है कोटा डोरिया को। वर्तमान में कोई मुख्य कारीगर है तो मांगरोल की एक महिला है, श्रीमती जैनब। वो इसकी मुख्य कारीगर है, कोटा डोरिया की मुख्य कारीगर है वो। कैथून से मुझे और याद आता है कि कैथून में विभीषण का मंदिर है। पूरी दुनिया विभीषण को अच्छा नहीं बताती, घर का भेदी लंका ढाई कहकर संबोधित किया जाता है। कैथून वालों ने थोड़ा कलेजा दिखाया, कैथून वालों ने विभीषण का आपके मंदिर बना लिया था। तो कैथून और मांगरोल इसके मुख्य केंद्र है। मांगरोल की श्रीमती जैनब वर्तमान में मुख्य कलाकार है, इसकी अच्छी कारीगर है। जालिम सिंह झाला के टाइम हैदराबाद से मंसूर अहमद को बुलाया गया था, इसलिए इस कला को मंसूरिया कला भी कहा जाता है। ये कोटा डोरिया। कोटा डोरिया की पहचान ये है, ये वर्ग, ऐसा कहा जाता है कि इसमें 360 वर्ग बने होते हैं। तो जो चौकोर चौकोर बने होंगे, स्क्वायर जो बने होंगे, ये कोटा डोरिया की पहचान है। अजम प्रिंट, अभी मैं जो नाम ले रहा था, चित्तौड़ का फेमस है। चित्तौड़ में अकोला मान लीजिए। मैंने लोग देवियां पढ़ाई थी, मैंने एक बड़ली माता पढ़ाए थे, वो बड़ली माता अकोला में बताए थे मैंने। तो वही जो बड़ला छिंपा जाति के लोग होते हैं और वो ये रंगाई का काम करते हैं। तो अकोला का तो नाम ही छिंपों का अकोला ही है। अजम प्रिंट का एक एग्जाम्पल है। एक प्रिंट है जाजम, ये भी चित्तौड़ का फेमस है। और ऐसा कहते हैं कि गाड़िया लोहारों की महिलाओं के कपड़े इसी प्रिंट में बनाए जाते हैं। गाड़िया लोहारों की जो महिलाएं होती है, उनके कपड़े इस प्रिंट में बनते हैं। महिलाओं के जो कपड़े वो इसी प्रिंट के अंदर बनाए जाते हैं। ये एक जाजम प्रिंट का एग्जाम्पल है। चूनड़ी, ये भी एक प्रिंट है। मैंने कभी जब गीत वगैरह बताए थे तब मैंने और चूनड़ी के बारे में बताया होगा। ये प्रिंट फेमस है, तो ये जोधपुर का फेमस है। प्रिंट है कपड़ों के सारे के सारे, चूनड़ी प्रिंट भी। चूनड़ी बताया हुआ, ये प्रिंट देख लीजिए आप। गलीचे नॉर्मल अपने बिछाए घरों में तो दरी, थोड़े पैसे वाले बिछाए तो गलीचे। गलीचे कहीं या कहीं नमदे, दो जगह का फेमस है, एक टोंक और एक जयपुर। यहां के गलीचे नमदे फेमस है। मैं एक और बताना चाहूंगा कि जयपुर में और बीकानेर में जेल में जो कैदी रहते हैं वो ये गलीचे बनाते हैं। बहुत अच्छे गलीचे एक्सपोर्ट होते हैं बाहर, जेल में कैदियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो जयपुर तथा बीकानेर की जेलों में कैदियों द्वारा क्या बनाए जाते हैं, तो गलीचे बनाए जाते हैं, याद रखना। जयपुर में तो मुझे मेरे कई बार देखे मैं यहाँ पर कि बाकायदा दुकान लगी होती है, बाहर लिखा होता है कैदियों द्वारा बनाए गए गलीचे, और बहुत फेमस माने जाते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। अच्छे कारीगर होते होंगे वहां जेल के अंदर, सिखाते होंगे कैदियों को वहां पे। गलीचा भाई एक। दरिया, दरिया नॉर्मली टांकला तो इन्होंने एक नाम लिख दिया, बाकी दरिया 3-4 जगह पे बनती है। एक जोधपुर में गांव पड़ता है सालावास, वहां की दरिया फेमस है। एक टांकला नागौर में जगह पड़ती है, यहाँ की दरिया भी फेमस है। एक जगह दौसा में पड़ती है लवाण, तीन जगह नाम याद रहे आपके, सालावास जोधपुर, टांकला नागौर और लवाण दौसा, यहाँ की दरिया फेमस है भाई। ये टांकला की दरियों का एक एग्जाम्पल, दरिया बनती हुई कैसे क्या बनाते हैं उसका एग्जाम्पल आपके सामने। गोटा किनारी, महिलाओं के कपड़ों के साइड में गोटे लगाए जाते हैं तो उसको गोटा किनारी कहा जाता है। सिक्कर में गांव पड़ता है खंडेला, वो इस गोटा किनारी के लिए बहुत फेमस है। एक बार तो याद है कि थर्ड ग्रेड मास्टरों का एग्जाम था और उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि गोटा किनारी कौन कौन से प्रकार की होती। कपड़ों के बाहर यदि गोटा मोटा लगाया जाए तो उसको बोलते लप्पा, यदि पतला लगाया जाए तो बोलते लप्पी, यदि वो गोटे के नीचे यूं तार से लटकते रहते हैं, जुआरे से लटकते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं किरण।
और यदि वो जिगजैग हो तब उसको बोलते हैं बांकड़ी। तो कि गोटा किनारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो किरण, बांकड़ी, लप्पा लप्पी उसके प्रकार होते हैं। तो गोटा किनारी शेखाटी खंडेला की फेमस है, और लप्पा लप्पी और किरण बांकड़ी याद रख लेना थोड़ा सा आप, ये थोड़ा इसके प्रकार होते हैं गोटा किनारी के। एक बार कोई मास्टरों के एग्जाम में क्वेश्चन था, ये गोटा किनारी आपका। तलवारें कहाँ की फेमस है? तो सिरोही की। मैंने जो राजा महाराजा पढ़ाए तब भी बताया था मैंने कि राजा मानसिंह के टाइम में ये फेमस हुई थी, वहां पर ज्यादा फेमस हुई थी, मतलब तो नाम ही पड़ गया था मानसाही तलवारें। मानसाही तलवारें कहते थे। मेरे एक मित्र तो अक्सर बताया करते थे कि सिरोही का मतलब ही तलवार होता है, सिर प्लस उही, सर को उड़ाने वाली, इसलिए सिरोही है कि इसका नाम तलवार का। तो क्या देखोगे, नॉर्मल जो है वो है। लाख का काम, लाख की चूड़ियां वगैरह बनती है, अच्छी कहां पर बनती है? तो जयपुर। जयपुर के अंदर ये काम बहुत अच्छा सा होता है, लाख की डिजाइनिंग हो रही है, चूड़ियां वगैरह बनाई जाती। हाथी दांत का काम भी अच्छा कहीं पर होता है, तो जयपुर में भी है, जोधपुर में भी अच्छा होता है। जोधपुर लिख लीजिए बस। हाथी दांत का काम जोधपुर में अच्छा होता है। ये हाथी दांत के काम की चीजें पड़ी। काष्ठ कला नाम से पता चलता है लकड़ी का काम। अक्सर ये एक चित्तौड़गढ़ में गांव पड़ता है बस्सी, और वहां पर एक जाति रहती है खेरादी। ये इन खेरादियों का काम है। ये लोग लकड़ी के मंदिर बनाते हैं, कावड़ बोलते हैं। मंदिर होता है यूं बंद रहता है, फिर एक एक लेयर खुलती है उसकी, अलग अलग लेयर खुलती रहती है। बाकी लकड़ी का कोई काम कर लेते हैं, पर इनकी जो फेमस चीजें वो लकड़ी वाले मंदिर है, कावड़। यह एक होती है बेवाण, ये बहुत अच्छे से बनाते हैं। एक बहुत अच्छे कारीगर हुए इसके, मांगीलाल मिस्त्री। तो कोई पूछे भाई कि मांगीलाल मिस्त्री कौन सी कला से संबंधित है? काष्ठ कला से संबंधित है, बस्सी के हैं। ये किसका बिजनेस है? तो खेरादियों का बिजनेस है। एग्जाम्पल भी है काष्ठ कला का, लकड़ी पे डिजाइनिंग की हुई है। तहनिशा, मुझे लगता है मैंने पीछे बता दिया आपको कि पितल में सोने की कारीगरी जो होती है वो तहनिशा है। इन्होंने वापस लिख दिया। सोने की कारीगरी, ब्रास में गोल्ड वर्क, दो जगह फेमस है इसकी, वो जयपुर और अलवर। खेसड़े जानते हो आप, मोटा सोल होता है ओढ़ने के लिए। जालोर में एक जगह पड़ती है लेटा, जालोर। मैं अक्सर खुद पढ़ता था, याद क्या करता था क्या, खेसला ओढ़ के लेट जाते हैं ना, इसलिए गांव का नाम इन्होंने लेटा रख लिया होगा। जो भी रहा हो प्रिय। जड़ाई, आभूषणों की जड़ाई का काम है जयपुर में, अच्छा होता ही है ये। कुट्टी का काम भी, मुल्तानी मिट्टी उसके अंदर अखबार वगैरह डाल के और वो कुट्टी बना ली जाती है, उसके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, ये भी अच्छा जयपुर में होता है। इन्होंने इतने ही बनाए इसके अंदर। मैं कुछ और नाम लिखता हूं, कई नाम और है फेमस। किसी में जब डिजाइनिंग बता रहा था आपको, रंगाई छपाई वाली बता रहा था, तो एक रंगाई छपाई की एक डिजाइन और होती है आरा तारी, और ये आरा तारी भी सिरोही की फेमस है। जब हम ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री इनकी बात करते हैं तो मुझे याद आता है यार, अलवर में कागज के बर्तन बना लेते हैं, कागज की जो लुगदी होती है उसके बर्तन बना लेते हैं, पेपर यूटेंसिल होते हैं, और उनमें कुछ भी डाल दो फटते और नहीं, लोग आटा रखते हैं बाकायदा उनमें। तो कागज की लुगदी को कई दिन तक वो सुखा के रख देते हैं, उसमें मुल्तानी मिट्टी वगैरह डाल के, और उसके वो मजबूत पैकिंग बनाई जाती है, बर्तन बनाए जाते हैं। तो कागजी बर्तन को सबसे अच्छे होते हैं, तो वो कहाँ के होते हैं? तो अलवर के कागजी बर्तन बहुत ही फेमस है। जब हम पढ़ते हैं कि कुरड़ा नागौर में खेती के औजार मिलते हैं, हमें औजारों की नगरी कहा जाता है, तो हमें याद करना पड़ेगा कि आज भी खेती के औजार सबसे अच्छे यदि कहीं पर बनते हैं तो नागौर के अंदर बनते हैं। खेती के औजार की सबसे अच्छी जगह नागौर है। खेल का सामान कहीं पर अच्छा बनता है तो हनुमानगढ़ है। खेल का सामान अच्छा कहां पर बनता है? तो हनुमानगढ़।
बाड़मेर नक्काशीदार फर्नीचर के लिए जाना जाता है कि डिजाइनिंग फर्नीचर कहां पे बनवाया जाए, अच्छा तो बाड़मेर में। जस्ते की मूर्तियां जोधपुर में मिलती है, पर संगमरमर की मूर्तियां अच्छी जयपुर में मिलती है। तो संगमरमर की मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो जयपुर। यह भी याद रखा जाए कि यहाँ के अर्जुनलाल प्रजापत को इसके लिए पद्मश्री मिला हुआ है। अर्जुनलाल प्रजापत को पद्मश्री मिला हुआ है, किसके लिए, तो संगमरमर की मूर्तियों के लिए। जस्ते की मूर्तियां जोधपुर और संगमरमर की मूर्तियां वो अच्छी कहां पर मिलती है आपके, तो ये सारी मिलती है आपके जयपुर के अंदर। तीर कमान कहां के अच्छे हैं, दो जगह, एक डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है बोड़ीगामा, बोड़ीगामा डूंगरपुर में। एक बांसवाड़ा में जगह पड़ती है चंदू जी का गढ़ा। चंदू जी का गढ़ा तो पड़ती है बांसवाड़ा। अब उधर जनजातियां उधर ही रहती है, जनजातियां रखती है तीर कमान। तो वहां का ऑटोमेटिकली फेमस हो जाएगा अपने आप। खिलौने बनते डूंगरपुर का नाम आया तो हमने पढ़ा था कि मुहर्रम की 27 तारीख को सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है गलिया कोट में। उसी गलिया कोट में रमतिये बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। तो गलिया कोट डूंगरपुर का रमकड़ा उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। तो कोई पूछेगा भाई रमकड़ा उद्योग कहां का फेमस है, तो रमकड़ा उद्योग अपने को गलिया कोट का बताना है, गलिया कोट का फेमस है। मैं और लूं कुछ, कांच का काम किया जाता है, मिरर वर्क, कपड़े पे कांच के टुकड़े जोड़ के वो डिजाइनिंग तैयार की जाती है। ये सबसे अच्छा जैसलमेर में होता है। और कपड़े पे कपड़ा लगा के जो डिजाइनिंग बनाई जाती है, पेच वर्क। मैं तो अक्सर क्लास में हंसता रहता हूँ कि यार कारी लगाते हैं, पहले तो गांव में लगाते तो शर्म आया करती थी कपड़ों पे, आजकल फैशन है। ये काम सबसे अच्छा कहीं पर होता है, शेखावाटी के अंदर होता है। जूतियां राजस्थान की पहचान है, मोजड़ी बोलते हैं हम उनको। ये मोजड़ी यदि सबसे अच्छी कहीं पर होती है तो जालौर के अंदर दो जगह पड़ती है, एक जगह का नाम है भीनमाल, एक जगह का नाम है बड़गांव। तो मोजड़ी कहां की फेमस है, तो भीनमाल और बड़गांव की जो मोजड़ी है वो फेमस है एकदम। और तो कौन सी हस्तकला रह रही है आपकी, मुझे आ जाता है राजस्थान अध्ययन की किताब वालों ने लिखा हुआ कि बीड़ी उद्योग कहां का प्रसिद्ध है। बीड़ी अच्छी कहां पर बनती है, कि तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है और वो सबसे अच्छी बनती है टोंक में। और किताबों में लिखा और बाकायदा कि वहां पे मयूर बीड़ी मिलती है। मुझे लगा अपनी साइड में देसा ही है, इधर ये दूसरी कोई मयूर बीड़ी मिलती होगी। एक यदि वो आपने कभी देखा हो तो गांव में महिलाएं वो एक पाउडर सा सूंघती रहती है, नस्वार बोलते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं नायिका। तो नस्वार सबसे अच्छी यदि कहीं पर होती है तो वो है ब्यावर, नस्वार उद्योग ब्यावर। जयपुर के अंदर एक रजाई मिलती है, बहुत पतली सी रजाई होती है, हम अक्सर उसके लिए कहते हैं वो पाव रजाई है। वो पाव रजाई यदि सबसे अच्छी कहीं की है तो वो जयपुर की। छाते मिलते हैं राजस्थान में बहुत अच्छे से, पाली के अंदर एक जगह पड़ती है फालना। वहां के छाते बहुत फेमस है, पाव रजाई फेमस है, छाते फेमस है। और तो कौन सी हस्तकला रहेगी, मुझे तो जहां तक जितनी याद आती है वो यही है भाई। तीर कमान हो ही गया, छाते हो ही गए। अब कोई एक आधी रह गई तो अब मेरे एग्जैक्टली दिमाग में नहीं आ रही भाई। क्लास में ऑफलाइन के अंदर तो जब पढ़ाते हैं तो वैसे दिमाग के अंदर आ जाती है कि हाँ यार ये रह गई, ये रह गई, बच्चे याद भी दिलवा देते हैं। आप ये पढ़ लेना, और कोई रह गई इक्का दुक्का कोई हो सकता है रह गई हो, मैं कह भी रहा हूँ कि अब मेरे दिमाग में नहीं आ रही है इनमें से, तो मैं उसमें लिख दूंगा, पीडीएफ के अंदर लिख दूंगा आपकी। बाकी मुख्य मुख्य जो हस्तकलाएं थी वो यही थी, ये मैंने आपको करवा दी। याद करना नाम,
दो तीन जो बड़ी बड़ी थी उनके बारे में 15-15, 20-20 शब्द लिख के देखना आपने क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसके बारे में भी लिख सके। थैंक यू।